जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करते हैं कि ईसीएचएस में एनुअल वैलिडेशन ईसीएचएस कार्ड का क्या होता है, कब होता है और क्यों होता है। इसी चीज को मैं आपको बता देता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं वार्षिक सत्यापन। हर साल आपको अपने खुद के और अपनी पत्नी के अलावा जितने भी आपके डिपेंडेंट जो कि 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और 80 साल से नीचे, उनका वार्षिक सत्यापन करना आवश्यक है। वार्षिक सत्यापन के बारे में जो लेटेस्ट लेटर है वो आपको अभी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक लेटर है जो कि 10 जून 2025 का लेटर है। लेटर है B/49711 NSC/AG ECHS जनरल करस्पॉन्डेंट। फिर बोल देता हूँ B/49711 NSC/AG/ECHS जनरल करस्पॉन्डेंस और 10 जून 2026 का लेटर है। ये लेटर पूर्णतः क्लियर कर देता है कि आपको अपना वार्षिक सत्यापन किस प्रकार करवाना है। इसी के दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरा पेज ये बताता है कि जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है उसको क्या क्या काम करना होगा। देखिए, प्राइमरी बेनिफिशियरी को पता कैसे लगेगा। सबसे पहले तो 11 महीने पहले आपके कियोस्क पर या आपकी साइट पर या आपके एप्लीकेशन पे दिखाई देने लग जाएगा कि आपके डिपेंडेंट का वार्षिक सत्यापन ड्यू है। जब ड्यू है तो आपने क्या कार्रवाई करनी है। आपने किसी ई मित्र पे, या तो आपने खुद ने साइट खोलनी है, किसी ई मित्र पे जाना है। ई मित्र पे जाने के बाद आपने जो है उनका ये प्रूव करने के लिए फॉर्म 26AS जो इनकम टैक्स का होता है वो आपने उस पर अपलोड करना है और साथ में एक अंडरटेकिंग देनी है जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद फिर ओआईसी पॉलीक्लिनिक जो है उसको 1-2 दिन में अप्रूव कर देंगे अगर सही पाते हैं तो। ओआईसी पॉलीक्लिनिक, एक्चुअली ओआईसी पॉलीक्लिनिक के लेवल पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है। वो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। वो आपसे पैन कार्ड मांग सकते हैं। वो आपसे ये कह सकते हैं कि भाई साइट को मेरे सामने खोल के उसका AFS 26AS निकालो, या उनका इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकते हैं। लेकिन कुछ एक कैटेगरीज इस पर लागू नहीं है, जिसमें कि व्हाइट कार्ड होल्डर्स है यानी डिसेबल्ड पीपल एंड जो ESM के डिपेंडेंट 80 साल से ऊपर है, उनको एक ही बार लागू है। उसके बाद बार बार वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं। इसको इस पूरे लेटर की समरी यहां पर है। देखिए, सबसे पहले कि आपके कियोस्क पर, कियोस्क से मेरा मतलब है कि जब आप पॉलीक्लिनिक में जाते हैं वहां पर जैसे ही आप कार्ड देते हैं रिसेप्शनिस्ट को, रिसेप्शनिस्ट एक मशीन पे कार्ड लगाता है, उस मशीन को बोलते हैं कियोस्क। उस कियोस्क पे जाते हैं, आपको ये दिखा देगा कि भाई आपका कार्ड अभी वैलिड है या सिर्फ 1 महीना ही बचा है। यानी अगर सिर्फ 1 महीना ही बचा है आपके डिपेंडेंट के कार्ड का वैलिडेशन का, तो वहां पर एक मैसेज दिखाना शुरू कर देता है कि वैलिडेशन ड्यू, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। मैसेज कहां कहां आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो पीसी का जो कियोस्क है, कियोस्क जो मैंने अभी आपको बताया, रिसेप्शनिस्ट के पास जो एक मशीन होती है जिसपे कार्ड लगा करके नंबर पंच किया जाता है पर्ची बनाने के लिए, उसको कियोस्क कहते हैं। वहां से रिसेप्शनिस्ट आपको बता सकता है, वहां मैसेज डिस्प्ले होता है। आप अगर ECHS की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, ECHS.gov.in पे लॉगिन करते हैं, तो वहां पर भी आपको पता लग जाएगा। आपके पास मोबाइल है और मोबाइल पे आपने ECHS का एप्लीकेशन डाल रखा है, उस पर भी आपको पता लग जाएगा कि लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके इस डिपेंडेंट का कार्ड जो है वो दिनांक इतने इतने को एक्सपायर हो रहा है और उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। तो जैसे ही आपके पास मैसेज आता है कि कार्ड ड्यू फॉर वैलिडेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इन तीनों माध्यम से आपको पता लगे तो आपने उस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 1 महीने के अंदर अंदर, कितने समय में, आपको 1 मंथ के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कितने महीने में? विदिन 1 मंथ। अगर महीने के अंदर अंदर आपने अपलोड कर दिया तो ICECS उसको जल्दी से अप्रूव कर देंगे और अप्रूव करने के बाद आपका कार्ड चालू रहेगा। लेकिन अगर आपने 1 महीना एक्सपायर होने के अंदर अंदर अपलोड नहीं किया तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा। लेकिन ये बंद टेम्परेरी होगा, परमानेंट बंद नहीं होगा, ये टेम्परेरी बंद होगा। और आपको 1 साल का, 1 ईयर का टाइम मिलेगा कि आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है कार्ड विल स्टॉप इफ नॉट कंप्लीटेड विद इन द टाइम, यानी कि जो 11 महीने के बाद 12वें महीने तक, 1 महीने का आपको जो टाइम दिया है उसी के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। फॉर्म 26AS ये दर्शा दिया कि आपके डिपेंडेंट की इनकम 9,000 रुपए प्लस DA से कम है
तो वापस से आपका कार्ड वैलिडेट हो जाएगा और अगले 15 महीने के लिए कार्ड चालू रहेगा, तो ट्रीटमेंट क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर आप भूल गए, 1 महीने के अंदर अपलोड नहीं किया, तो कार्ड टेम्परेरीली बंद हो जाएगा। क्या होगा? टेम्परेरी बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको 1 महीने का समय, 1 साल का, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, 1 साल का समय मिलेगा जिसमें आप कार्ड अपलोड कर सकते हैं, करेक्शन जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और उस जैसे ही आप अपलोड करेंगे 2-3 दिन में ओआईसी या तो एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग लेंगे आपसे या उसको अप्रूव कर देंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, एनुअल वैलिडेशन किसको जरूरी नहीं है, वार्षिक सत्यापन किसे आवश्यक नहीं। सबसे पहले तो देखिए, आपको स्वयं के लिए कोई वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं। आपका कार्ड है, आप रिटायर्ड फौजी, एक बार बन गया, जीवन भर आपका कार्ड चालू रहेगा। आपकी पत्नी चाहे कितना भी कमा रही हो, स्पाउस से मेरा मतलब पति या पत्नी, आजकल महिलाएं भी फौज में आने लगी है, उनके पति को भी लागू है, उनको भी जो है आजीवन ईसीएचएस का कार्ड लागू। आपको खुद को, आपकी पत्नी को इसको कभी वैलिडेट करने की, एनुअल वैलिडेशन यानी वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे अगर 18 साल से कम है, छोटे हैं, तो नाबालिग माने जाते हैं, उनको वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आपके पेरेंट्स अगर 80 साल से ऊपर है और आप पे डिपेंडेंट है, तो एक बार सत्यापन होगा, उसके बाद वो जीवन भर, जीवन पर्यंत यानी 80 साल के बाद जितने भी साल वो जीते हैं वो लाइफ लॉन्ग वैलिड होगा, उसको बार बार वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी 80 साल से बड़े बुजुर्ग आपके डिपेंडेंट हैं, एक बार सत्यापन होगा, उसके बाद रिलैक्स, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है या आपके डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, उनको व्हाइट कार्ड लागू है। तो व्हाइट कार्ड होल्डर्स को भी एक बार के लिए ही सत्यापन की आवश्यकता है, जैसे वो डिसेबल का सर्टिफिकेट उनको मिलता है, उसके बाद जीवन पर्यंत वो वैलिड है। तो फिर दोहरा देता हूं, आपके खुद के लिए आपको वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है बार बार, अपनी पत्नी पति के लिए बार बार वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अगर 18 साल से छोटे हैं उनके लिए वैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। 80 साल से बड़े आपके डिपेंडेंट है, उनके लिए वैलिडेट की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई डिपेंडेंट व्हाइट कार्ड होल्डर यानी डिसेबल्ड है, तो उनके लिए बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए किसको जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। बच्चे जैसे ही आपके 18 साल से ऊपर हो गया, 18 साल 1 महीना भी हो गया, उनको हर साल वैलिडेशन की आवश्यकता। अब आप पूछेंगे साहब 18 साल से ऊपर क्यों वैलिडेशन की आवश्यकता है? सरकार ये मानती है कि हो सकता है कि आपका बच्चा कमाने लग गया हो, आपके बच्चे की आय 9,000 रुपए प्लस डीए से ज्यादा हो। अगर 9,000 रुपए डीए से ज्यादा है, वो कमाने लग गया, उसकी शादी हो गई या फिर वो मैरिड हो गया है, इन दोनों कंडीशंस में आप पर वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने शादी कर दी वो डिपेंडेंट नहीं है, और वो 9,000 रुपए या डीए से कुछ कमाने लग गया है, प्लस डीए ने 14,500 के आसपास से अधिक अगर कमाता है मंथली, तो भी आप पर डिपेंडेंट नहीं। उस हालत में आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कमा रहा है, तो 18 से 25 के बीच में भी, 18 से लेकर 25 साल तक आपका लड़का अगर है, तो अगर कुछ कमा नहीं रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो आप हर साल फॉर्म 26 एज डालिए और 25 साल तक उसका ईसीएचएस कार्ड चलता रहेगा। ये था लड़के के संदर्भ में। लड़कियों के संदर्भ में अलग से है, मैं बताऊंगा आपको। लड़कियों के संदर्भ में अपर एज लिमिट नहीं है, उनके लिए लिमिट ये है कि अगर वो शादी हो चुकी तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, और अगर वो कमाने लग गई 9,000 प्लस डीए ज्यादा, तो आप पर डिपेंडेंट नहीं है। बाकी आपकी लड़की अगर 40 की हो गई, 50 की भी हो गई, अगर शादी नहीं हुई है और कमा नहीं रही है, तो आप पर डिपेंडेंट ही मानी जाएगी। आपके पेरेंट्स जो कि 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको सिर्फ एक बार वैलिडेशन करना है, उसके बाद वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी 18 साल से छोटे बच्चों के लिए आवश्यकता नहीं है, 80 साल से बड़े ऊपर के बुजुर्ग के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चे अगर 18 से ऊपर हैं, तो नॉट मैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, कमा नहीं रहे हैं 9,000 रुपए प्लस डीए से, तो आप पर डिपेंडेंट माने जाएंगे। कब तक? लड़का 25 साल तक और लड़की ताजीवन। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं, लड़की की शादी होगी डिपेंडेंट नहीं होगी, लड़की कमाने लगी डिपेंडेंट नहीं होगी, लड़की की शादी हो गई, खुदा न खास्ता विडो हो गई या डिवोर्स हो गई, तो वापस आप पर डिपेंडेंट हो जाती है, अगर 9,000 रुपए और डीए से उसके ज्यादा इनकम मंथली नहीं है। तो देखिए, पेरेंट्स के संदर्भ में और कैविएट है, घुंडी है, वो क्या है कि दोनों मदर और फादर, दोनों की कीमत, दोनों की इनकम को माना जाएगा। ये नहीं कि मदर नहीं कमा रही है तो डिपेंडेंट है, फादर कमा रहे तो डिपेंडेंट नहीं है। अगर फादर कमा रहे हैं 9,000 प्लस डीए से ज्यादा, तो मदर भी डिपेंडेंट नहीं मानी जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। ये
क्राइटेरिया आपने फिर दोहरा देता हूं। पेरेंट्स के संदर्भ में मदर और फादर दोनों की इनकम को कंसीडर किया जाएगा। अगर मदर फादर दोनों की इनकम 9,000 प्लस डीए से कम है, 9,000 प्लस डीए का मतलब आज की तारीख में लगभग 14,400 के आसपास है। ये बढ़ता घटता रहता है। इससे अगर कम है तो डिपेंडेंट है, इससे ज्यादा है तो नहीं डिपेंडेंट माने जाएंगे। ध्यान से सुने, अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे ही आपके मोबाइल पर, यानी मोबाइल के ऐप के ऊपर, या फिर आपने ईसीएचएस की वेबसाइट देखी उसके ऊपर, या आप ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक गए, वहां उन्होंने बताया कि भाई आपका वैलिडेशन के कागज मांग रहा है, आपका कार्ड, तो आपने क्या कार्रवाई करनी है? वहां पर आपके एप्लीकेशन पे लिखा हुआ आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स? फॉर्म 26AS, ये एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है, सभी को आपको मालूम है। ये आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के प्रिंट आउट लेने हैं, उनको स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। अब आपको बात जब मैसेज आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन क्या आएंगे? पहला वो पूछेगा कि पैन कार्ड है आपके पास या पैन कार्ड नहीं है। उस गांव के बुजुर्ग हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर पैन कार्ड है तो आप कहिए यस पैन कार्ड अवेलेबल, या पैन कार्ड नहीं है तो टिक करिए पैन कार्ड नॉट अवेलेबल। अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो आपने पिछले 2 साल के फॉर्म 26AS अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, जैसे गांव में कई बुजुर्गों के पास नहीं होता है, तो आपने तहसीलदार से एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा इनकी पिछले 2 ईयर्स की इनकम जो है 9,000 रुपए प्लस डीए से कम रही है। ये सर्टिफिकेट बनाना थोड़ा मुश्किल है, आपको पता है सिविल में किस प्रकार से रेवेन्यू अथॉरिटीज काम करते हैं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप पैन कार्ड बना लें, और पैन कार्ड के बाद आप आराम से इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट एक सर्टिफिकेट दिखाएगा, एक सर्टिफिकेट आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी, लिखा होगा कि भाई इनकी इनकम इतनी नहीं है, कि 9,000 प्लस डीए से कम है, और जब भी ज्यादा होगी तो मैं आपको तुरंत सूचना करूंगा। तो उसको आप टिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ये करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म। उसके बाद ये कहां चला जाएगा? सीधा ईसीएचएस, डिपेंडेंट ईसीएचएस के ओआईसी के पास चला जाएगा, और ओआईसी साहब आगे की कार्रवाई करेंगे। अब देखिए आगे क्या, ओआईसी के लेवल पर क्या कार्रवाई है। ओआईसी आपकी एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे। उसके बाद वो अपना मॉड्यूल खोलेंगे, एक गेस्ट मॉड्यूल होता है, ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं, मतलब अपने कंप्यूटर में देखेंगे, वहां पेंडिंग एलिजिबिलिटी में जाएंगे और आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान से देखेंगे। रिक्वेस्ट अगर सही है तो उसको अप्रूव कर देंगे, आपका कार्ड वापस चालू हो जाएगा। अगर रिक्वेस्ट सही नहीं है, कोई उनको कमी बेसी लगती है, तो वो कारण के साथ उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्टेड करके आपके पास मैसेज आ जाएगा मोबाइल में कि रिजेक्टेड। कारण बोलेंगे कि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए, या आप बोलेंगे कि भाई इनकी इनकम 9,000 प्लस डीए से ज्यादा है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है, इस तरीके का कोई रीजन लिखेंगे, और वो रीजन को आप रेक्टिफाई करके दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। आप उसको रेक्टिफाई करिए और फिर से अपलोड कर दीजिए। बेनिफिशियरी जो दोबारा से सबमिट कर सकता है ऑब्जर्वेशंस को रेक्टिफाई करके। ओआईसीपीसी कैन आल्सो सीक एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ओआईसीपीसी का ये पास पावर है कि वो आपसे अन्य चीजें भी मांग सकता है, कि भाई फॉर्म 26AS अकेला पूरा नहीं है, आप जो है आईटी रिटर्न दे दीजिए इनका पिछले 2 साल का, वो मांग सकते हैं। वो आधार मांग सकते हैं, पैन मांग सकते हैं, कुछ भी आपसे मांग सकते हैं जो भी उनको वाजिब लगे। तो आप अगर आप सही हैं तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप सीधा चेक करवाइए और अपडेट हो जाएगा। और पेरेंट्स का, जैसे कि मैंने बताया, दोनों फादर मदर की कंबाइंड इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से कम होनी चाहिए। एक बार अगर एक्सटेंशन आपको मिल गया है तो वो आपके डिपेंडेंट के लिए 15 महीने, पहले ये 12 महीने के लिए होता था, अभी 15 महीने के लिए वैलिड कर दिया गया है। 15 महीने तक आपको दोबारा 15 महीने बाद ही आपको वैलिडेट करने की आवश्यकता होगी। नहीं समझते तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, रिवाइवल ऑफ मेंबरशिप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया। अभी कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, मान लो अभी तो 15,000 रुपए कमा रहे हैं, या 16,000 20,000 कमा रहे हैं, लेकिन अगले साल या अगले 2 साल उनका 9,000 प्लस डीए से कम हो जाता है। तो अगर वो वापस 9,000 प्लस डीए से कम हो जाते हैं तो वापस डिपेंडेंट माने जाएंगे ईसीएचएस के संदर्भ में। मैं पढ़ के सुनाता हूं। डिपेंडेंट्स इफ वंस डिनाइड मेंबरशिप, और डिपेंडेंट को एक बार मेंबरशिप डिनाई कर दी गई है ड्यू टू इनकम क्राइटेरिया, कि उनकी इनकम जो है
9,000 प्लस डीए से ज्यादा थी, कैन री अप्लाई, वापस से अप्लाई कर सकते हैं। वंस द इनकम फॉल्स बिलो ₹9,000 प्लस डीए, जैसे इनकम वापस 9,000 डीए से कम होती है तो दोबारा से री अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 9,000 प्लस डीए से कम 2 साल लगातार होनी चाहिए, 1 साल से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको फिर से प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म 26AS, या अगर पैन कार्ड नहीं है तो तहसीलदार से सर्टिफिकेट। यहां तक अगर आप समझ गए तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, 2 ऐसी स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनके लिए सिर्फ आपको एक बार वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद आजीवन उनका कार्ड चलता रहेगा। ये स्पेशल कैटेगरीज क्या है देखिए, एक तो व्हाइट कार्ड होल्डर्स। व्हाइट कार्ड होल्डर से मेरा मतलब है डिसेबल्ड डिपेंडेंट। अगर आपका कोई है, व्हाइट कार्ड जिनको मिलता है, डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, उनको सिर्फ एक बार वैलिडेट करना है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग जीवन भर उनका व्हाइट कार्ड चलता रहेगा इसी से। दूसरा है, जैसे ही आपके पेरेंट्स 80 साल से ऊपर हो जाते हैं, मोर देन 80 ईयर्स, यानी मोर देन 80 ईयर्स वाले, तो उनको एक बार वैलिडेट करना पड़ेगा, ओनली वन टाइम। उसके बाद लाइफ टाइम उनको बार बार वैलिडेट नहीं करना पड़ेगा। ये इसलिए है कि 80 साल से बड़े बुजुर्ग जो है, उनको बार बार आने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको ये वार्षिक सत्यापन की कार्रवाई अच्छी तरीके से आ गई है तो आप कमेंट्स में लिखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आई तो भी कमेंट्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा स्मॉल लिटिल लेक्चर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।